संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की सिविल सर्विस परीक्षा में हिंदी साहित्य विषय एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनकर प्रविष्ट हो रहे विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन का एक क्रम, उसकी एक श्रृंखला हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा में हिंदी साहित्य का चयन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हाल के वर्षों में हिंदी विषय के प्रति और हिंदी माध्यम के प्रति भी परीक्षार्थियों का आकर्षण बढ़ा है और हिंदी साहित्य विषय चयन की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कई दशकों से इसका पाठ्यक्रम प्रायः आंशिक अंतर को यदि हम छोड़ दें तो समरूप है, एक समान है। प्रश्नों का भी जहां तक संदर्भ है, प्रायः आप देखेंगे कि मिलते जुलते प्रश्न ही परीक्षा में किए जाते हैं, यानी उनमें भी समानता है। उदाहरण के रूप में आज इस पहली कड़ी में मैं हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का इतिहास के अंतर्गत अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त रूप, इस पर सामान्य चर्चा करने जा रहा हूं। यह जानना वास्तव में बहुत रोचक होगा कि इस अंश से संबंधित अपभ्रंश और अवहट्ट पुरानी हिंदी पर केंद्रित या आरंभिक हिंदी पर केंद्रित कैसे प्रश्न किए गए थे। कुछ उदाहरण रखूं। सन 2014 में पूछा गया था टिप्पणी लिखिए और विषय दिया गया था अपभ्रंश और अवहट्ट का पारस्परिक संबंध। लीजिए हम 2015 के विषय में बता देते हैं। टिप्पणी लिखना था और विषय था अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषताएं। 2017 में अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखना था और 2019 का प्रश्न था टिप्पणी लिखिए और बिंदु दिया गया था आरंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं। शब्द सीमा 150। हम इस बिंदु की तैयारी करवा रहे हैं और इस विमर्श की पहली कड़ी में अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणिक और अनुप्रयुक्त रूप पर भूमिका के तौर पर कुछ बातें आपके लिए रखने जा रहे हैं। स्मरण रहे कि हिंदी का प्राचीनतम रूप संस्कृत है, जिसका काल ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 500 ईस्वी निर्धारित किया गया है। उस समय एक भाषा संस्कृत के रूप में यानी वैदिक संस्कृत के रूप में सामने आई और दूसरी लौकिक संस्कृत, जिसके अंतर्गत वाल्मीकि और कालिदास जैसे कवियों ने रचनाएं लिखी। बोलचाल की संस्कृत 500 ईसा पूर्व के बाद पाली कही गई। 500 से पहली ईस्वी तक, और यहीं से यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित होती गई और पहली से 5वीं सदी तक इसका रूप प्राकृत कहलाया, यानी उसे जो संज्ञा दी गई वह प्राकृत हो गई। स्पष्ट हो रहा होगा, संस्कृत से पाली और पाली से होकर प्राकृत तक की यात्रा पूर्ण हुई।
प्राकृतों में क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विशेष महत्व रहा, बल्कि यह कह सकते हैं कि प्राकृतों से ही क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। स्मरण रहे कि इस अपभ्रंश का काल सामान्य रूप से ईस्वी सन 500 से ईस्वी सन 1000 तक माना गया है। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से हुआ है। क्षेत्रीय रूप जैसे शौरसेनी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पैशाची अपभ्रंश से, लहंदा, पंजाबी, ब्राचड़ से समसिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का उदय या जन्म माना गया है। स्पष्ट है कि हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको ध्यान में रखना चाहिए और इस तथ्य को अपनी स्मृति में स्थायी रूप से स्थान प्रदान करना चाहिए। एक तरफ अपभ्रंश के कवियों ने उसे देसी भाषा और गोमेल्य भाषा या ग्रामीण भाषा कहा, दूसरी तरफ संस्कृत के विद्वानों ने उसे अपभ्रंश, अपभ्रष्ट नाम दिया, जो अपने मूल संस्कारों से हट गई हो। उस भाषा को अपभ्रंश या अपभ्रष्ट कहा गया। परंतु बहुत गहराई में जाकर विचार करेंगे तो मूल रूप या संस्कारों से भाषा का इस प्रकार हट जाना अध्ययन या समझ की दृष्टि से अपभ्रष्ट के अर्थ में सही हो सकता है, परंतु विकास की दृष्टि से यदि हम देखें तो उसे यह नाम देना एक प्रकार से सकारात्मक दृष्टिकोण का ही परिचय देना है। बहरहाल धीरे धीरे अपभ्रंश संज्ञा संस्कृत से परे जो शब्द हैं, संस्कृत से हटकर जो शब्द हैं, उनके लिए प्रयुक्त होने लगी और फिर बाद में यही नाम प्रचलित हो गया जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं। याद रखना चाहिए कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश का आधुनिक संदर्भ मिलता है। वहां पर आभीरों की बोली है। इसका व्याकरण भी स्पष्ट कर दिया गया और दंडी ने कहा कि लोक बोलियों पर यह आधारित है। शब्द समूह की दृष्टि से अपभ्रंश को प्राकृत के निकट तथा व्याकरण की दृष्टि से पृथक भाषा माना गया है, अर्थात अपभ्रंश प्राकृत के समीप है शब्दों और शब्द समूहों की दृष्टि से। परंतु जहां तक व्याकरण का प्रश्न है, प्राकृत का पृथक या स्वतंत्र व्याकरण माना गया है। भामा और दंडी जैसे आचार्यों ने अपभ्रंश को काव्य सर्जना की दृष्टि से समर्थ भाषा माना है। हेमचंद्राचार्य या आचार्य हेमचंद्र ने 11वीं सदी में अपभ्रंश व्याकरण लिखकर उसे विशेष प्रतिष्ठा प्रदान की। स्मरण रहे कि अपभ्रंश व्याकरण की दृष्टि से हेमचंद्राचार्य का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है और वह एक बोली से साहित्य की भाषा में ढलती गई। धीरे धीरे वह
शिष्ट वर्ग की भाषा और यहां तक राजभाषा की पदवी पर भी पहुंच गई। प्रसंगवश सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा में हिंदी साहित्य विषय चुनकर प्रविष्ट हो रहे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए इस कड़ी में अपभ्रंश, अवहट्ट और आरंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी के सामान्य अंतर को भी हम समझ लें। स्मरण रहे कि हिंदी के साहित्यिक विकास में इन भाषाओं की अविस्मरणीय भूमिका रही है, अर्थात हिंदी का जो रूप बाद में हमने खड़ी बोली हिंदी से आगे बढ़कर मानक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में देखा, उनकी पृष्ठभूमि या आधार शिलाओं के रूप में अपभ्रंश, अपभ्रष्ट या अवहट्ट और आरंभिक हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपभ्रंश और अवहट्ट वियोगात्मक भाषाएं हैं। प्रश्न किया जा सकता है कि वियोगात्मक का क्या अर्थ हुआ? वियोगात्मक भाषा होने का आशय है विकारी शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का रूपांतरण संस्कृत की विभक्तियों से मुक्त होकर परसर्गों और स्वतंत्र शब्दों में होना। परसर्गों के विकास में अपभ्रंश और अवहट्ट का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अपभ्रंश से अवहट्ट की यात्रा वास्तव में हिंदी के सरलीकरण की यात्रा है। चंद-बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में अवहट्ट का पहला सफल प्रयोग किया था। आपको उसका अवलोकन करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। आरंभिक हिंदी का अर्थ है अपभ्रंश एवं अवहट्ट के बाद की हिंदी, अर्थात अपभ्रंश से हम अवहट्ट की तरफ गए और फिर आगे बढ़े तो जो रूप सामने आया उसे हम आरंभिक हिंदी के रूप में जानते हैं, देखते हैं और समझते हैं। खड़ी बोली हिंदी या उसकी मानक अवस्था के पूर्व की कड़ी को हम आरंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी कह सकते हैं। तात्पर्य स्पष्ट है कि पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी के बाद खड़ी बोली हिंदी की दस्तक हुई। प्रारंभिक हिंदी एक सामूहिक भाषा है। इसका प्रसार हिंदी प्रदेश की बोलियों में मिलता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, आरंभिक काल और उसका शैशव काल यदि हम देखें तो आरंभिक हिंदी के माध्यम से भली भांति समझा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपभ्रंश, अवहट्ट और आरंभिक हिंदी का अंतर संबंध हिंदी के विकास की आरंभिक कड़ी के रूप में या उसके दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण है और इनके मूल रूप तथा पारस्परिक संबंध को समझ लेने के उपरांत अपभ्रंश, अवहट्ट तथा आरंभिक हिंदी के व्याकरणिक व व्यवहारिक अथवा अनुप्रयुक्त अर्थात प्रयोजन मूलक रूप को समझने में कठिनाई नहीं होगी। आगामी कड़ियों में हम इस पर विस्तार पूर्वक विचार करेंगे। आज इस भूमिका के साथ सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा में हिंदी साहित्य विषय चुनकर प्रविष्ट हो रहे सभी महत्वाकांक्षी अभ्यर्थियों को
बहुत बहुत शुभ कामनाएं और स्वस्ति कामनाएं।